मेहनत कश बर्बाद रहेगा, जब तक पूंजीवाद रहेगा, मेहनत कश बर्बाद रहेगा, मेहनत कश की वर्ग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र नौजवान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में। बातें जो हम लोगों की समझ है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, मारुति वर्कर्स का संघर्ष ये पिछले साल शुरू हुआ ऐसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि सन 2000 से जब से मारुति का निजीकरण हुआ है तब से ये परिस्थितियां जानबूझकर बनाई गई जिसके तहत मजदूर एक संगठित न हो सके और अपने खुद की मर्जी का वो यूनियन न बना सके। इसी को लेकर 2000 से जो लगातार मारुति में उद्योग में परिवर्तन आए, मजदूरों की छटनी से शुरू होकर ठेका मजदूरी की संख्या में बढ़ोतरी, ये तमाम चीजें बहुत पुरानी हैं और ये संघर्ष भी बहुत पुराना है। और ये केवल मारुति उद्योग महदूद है ऐसा भी नहीं है। ये तमाम हिंदुस्तान की बड़ी इंडस्ट्री में और छोटी इंडस्ट्री में हर चारों तरफ हो रहा है। आप पाएंगे कि एक तरफ आंकड़े बतलाते हैं कि मजदूरों की संख्या, खास करके जो परमानेंट मजदूर हैं, रेगुलर मजदूर हैं, उनकी संख्या गिरती गई है। लेकिन उसी इंडस्ट्री में आप पाएंगे कि ठेका मजदूरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज ठेका मजदूरी और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के नाम पर मजदूरों को जो विभाजित किया गया है, जहाँ एक तरफ कहा गया है कि ठेका मजदूर के जो मजदूर हैं वो ठेका मजदूरी कानून के अंतर्गत आएंगे और बाकी मजदूर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में आएंगे। ये जो विभाजन किया है मजदूर वर्ग का, इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। हमारी मांग केवल ठेका मजदूरी और जो ठेका मजदूर हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं है। हमारी मांग होनी चाहिए ठेका मजदूरी का खात्मा और उनके भी परमानेंट करण की शुरुआत, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा मजदूरों को ठेका मजदूरी और परमानेंट के नाम पर हमेशा विभाजित रखा जाएगा और संगठन को कमजोर करने का इससे बढ़िया तरीका और नहीं हो सकता है। तो पहली बात हमें लगता है कि हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि ठेका मजदूरी कानून के बारे में हम लोगों की क्या नीति है, हम क्या समझते हैं। हम अगर उसका विरोध करते हैं तो किस कारण से हम इसका विरोध करते हैं, हम अगर इसका खात्मा चाहते हैं तो क्यों खात्मा चाहते हैं, ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में संगठन के अधिकार को लेकर न केवल मजदूर लड़ रहे हैं लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं और इस संगठन के अधिकार के ऊपर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। ले लीजिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कोई, जिसके तहत आप संगठन को प्रतिबंधित कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए संगठन का अधिकार और मजदूरों को अपने यूनियन बनाने का अधिकार हमेशा साथ साथ रखकर उसको देखा गया है। जब आप संगठन के अधिकार की बात करते हैं तो आप मजदूरों के संगठित होने के अधिकार की भी बात उसी वक्त करते हैं। इस संगठन के अधिकार को सबसे ज्यादा जो चोट लग रही है वो न केवल कानून से, वो इसलिए भी लग रही है क्योंकि हम लोग मानने लगे हैं कि इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री में मजदूरों को, मतलब जो मजदूर वर्ग के खिलाफ जो एक समझ है, संगठन यूनियन के खिलाफ जो एक मान्यता है मध्यम वर्ग में, जैसे जो एक गलत मान्यता है, उसको लेकर उस नजर से देखा गया है और उनको हमेशा इस रूप में देखा गया है कि वो तोड़फोड़ करते हैं, फैक्ट्री के भीतर तोड़फोड़ कर सकते हैं और फैक्ट्री जिसमें उद्योग के ऊपर बाधा भी आ सकती है और व्यापार और पूरे भारत की आर्थिक नीति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के तर्क देकर मजदूरों के संगठन के अधिकार को खींचा जा रहा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रधानमंत्री के पास हम जाकर आज ज्ञापन दे रहे हैं, ये उस प्रधानमंत्री के कानून के निहित, ये जो मजदूरों का हनन हो रहा है अधिकारों का, वो उसी नीति के अंतर्गत हो रहा है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि वहां जाकर एक ज्ञापन देकर हम क्या हासिल कर रहे हैं। क्या वो वहां हमारी बात सुनेंगे? क्या प्रधानमंत्री मजदूरों के एक दल को मिलेंगे? बिल्कुल नहीं।
तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो संघर्ष है केवल अपील देकर, ज्ञापन देकर और ये सोचकर कि कानून से हमें मदद मिल जाएगी, न्यायालय से हमें इंसाफ मिल जाएगा, जब तक लोग लड़ते नहीं है, जब तक लोग अपनी आवाज नहीं बुलंद करते हैं, किसी के ऊपर जू नहीं रेखती। तो आप ये उम्मीद करें कि वो ज्ञापन देकर या न्यायालय में जाकर आपको इंसाफ मिल जाएगा।